नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, जी हां यूपी की, जहां की योगी सरकार यह ताल ठोकते हुए थकती नहीं है कि कानून व्यवस्था सख्त है। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया भयभीत हैं, थरथराते हैं, सूबा छोड़कर राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। आम आदमी चैन की सांस ले रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का राज है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कानपुर के एक कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है, बल्कि मैं कहूं हत्या कर दी जाती है। एक होटल में रुका हुआ था यह शख्स, यह कारोबारी। पुलिस ने दबिश दी, ऊपर से ऑर्डर आए थे। खबर यह थी कि कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व होटल में हो सकते हैं, तो पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स सबके देखे जा रहे हैं। यह पुलिस का वर्जन है। 3 लोग कमरा नंबर 512 में रुके थे। कृष्णा पैलेस होटल है गोरखपुर का। एक के पास आईडी पेपर्स नहीं मिलते, वो भागता है, गिर जाता है, चोट लगती है, अस्पताल लेकर जाते हैं और मौत हो जाती है। यह पुलिस का वर्जन। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में क्या निकलता है? इस कारोबारी मनीष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट थी। सिर पर भी गंभीर चोट के निशान और शरीर के 4 अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान थे। गिरने से चोट लग गई, मौत हो जाती है। बवाल करता है, राजनीतिक बवाल हो जाता है। उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी गुप्ता को यह खबर लगती है, वो गोरखपुर पहुंच जाती हैं। पुलिस वालों को सीधे नौकरी से निकालने की गुहार लगाती हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात होती है। फिर क्या होता है वहां पर? डीएम और एसएसपी के सामने जब ये महिला गुहार लगा रही थी, इंसाफ की गुहार, एहसान नहीं मांग रही थी, इंसाफ मांग रही थी, उसको क्या कहा गया ये सुनिए। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुभव करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि तो एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मैंने बताया था कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। और उसके बाद डीएम और एसएसपी देखते हैं कि नहीं, फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। कहते हैं कि नहीं, फोन से रिकॉर्डिंग मत कीजिए। डीएम हैं विजय करण, एसएसपी हैं विपिन तादा। और ये क्या कह रहे थे इस महिला से? पति की मौत हो गई, पुलिस के चलते यह मौत हुई है, और यह मौत है कि हत्या है, इसका अंदाजा आप मुझसे बेहतर खुद लगा सकते हैं। डीएम कह रहे हैं कि सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। छोड़ो, काहे पड़ी हो, पति तो गया है। सालों
कोर्ट के, अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुकदमे से कुछ हासिल नहीं होगा। यह विजय करण बड़े होनहार डीएम हैं और बहुत ही काबिल एसएसपी विपिन ताडा, वो क्या कहते हैं कि अरे पुलिस की थोड़ा कोई दुश्मनी थी मनीष से, जो वो ऐसा करते, हो गया। एफआईआर दर्ज कराने में क्या निकलेगा, पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, पोल खुल रही थी। 6 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जगत नारायण सिंह एसओ हैं, अक्षय मिश्रा चौकी इंचार्ज, विजय यादव सब इंस्पेक्टर और 3 अज्ञात पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। इसके बाद राजनीतिक बवाल भी मचा। आज तड़के अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले बिलख बिलख कर रो रही थी मीनाक्षी कि अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो, इंसाफ चाहिए मुझे। राजनीतिक दल आ गए, राजनीति करने का मौका मिलता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती हैं, इस सरकार में जंगल राज का यह आलम है कि पुलिस अपराधियों पर नरम रहती है और आमजनों से बर्बर व्यवहार करती है। गोरखपुर में एक कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। मायावती भी कहती हैं कि घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए। अखिलेश यादव कानपुर पहुंच जाते हैं, कहते हैं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और सरकार से कहते हैं 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। पैसे का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट का खेल भी है। लेकिन जिसने अपने को खोया है वो क्या मांग कर रही है? वो कहती हैं कि पूरे मामले को मीनाक्षी गुप्ता, सीबीआई जांच कराई जाए इस मामले की, केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया जाए कि मैं कहां धक्के खाती फिरूंगी गोरखपुर। यह बड़ा आसान काम था, यह पहले ही हो सकता था। योगी आदित्यनाथ गए, मुख्यमंत्री भी गए कानपुर, संवेदनाएं जाहिर की इस परिवार से और कहा कि नहीं, केस कानपुर में ही होगा। दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, पर यहां तो पुलिस वाले चौकी इंचार्ज, एसओ, कार्रवाई उन पर हो रही है। डीएम एसएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दबिश के, ये जांच के आदेश किसने दिए, क्यों दिए? और आप किसी भी होटल में जाते हैं, पहचान पत्र तो पहले लिया जाता है, या कोई स्पेसिफिक जानकारी थी? और मौत हो जाए या हत्या कर दी जाए, वहां तक नौबत कैसे आई? होटल मालिक पर कार्रवाई की जाए, यह मांग कर रही हैं मीनाक्षी गुप्ता। 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। और यह पहला वाकया नहीं है। आगे कार्यक्रम में चर्चा के दौरान मैं कुछ और आपके सामने केसेस पेश करने वाला हूं। तो क्या सिर्फ अपराधी ही भयभीत हैं उत्तर प्रदेश में? यह ठोक दो की जो नीति, क्या उसी के चलते नतीजा यह देखा कि लो जी ठोक दिया? अपराधी है या आम आदमी, उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सस्पेंशन हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बोले, वो सुनिए। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है तो सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था सख्त, पुलिस वाले मस्त और अपराधी भयभीत, या आम आदमी? चर्चा में मेरे साथ
बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, वो चर्चा में जुड़ चुके हैं, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी हमने दिखाया, यह घटना के बाद का बयान है। अपराधी भयभीत हैं, पुलिस सख्त है, उसके नतीजे भी आ रहे हैं। नतीजा तो यह आया है कि एक कारोबारी की मौत हो गई। इसे मौत मानूं कि हत्या मानूं? संदीप जी, ये सरासर कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट मर्डर है, और रिश्वत लेने में क्योंकि उनको कुछ कठिनाई दिखाई पड़ी, इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। बट से पीट पीट करके हत्या कर दी, क्योंकि शायद मृतक ने रिश्वत देने से मना कर दिया होगा। बहरहाल उसके बाद जो हुआ उससे भी ज्यादा शर्मनाक, जो लीपापोती करने की कोशिश की गई। पहले बार बयान जो आया वरिष्ठ अधिकारी का, तो उन्होंने ये कहा कि 6 कर्मी निलंबित कर दिए गए हैं और सीढ़ी से गिरने से मौत हुई। उसके बाद जो बयान आया तो उसने कहा कि नहीं, अब इसमें अपराध पंजीकृत किया जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में। संदीप जी, हकीकत यह है कि अगर गंभीर होते तो पहले ही प्रथम दृष्टया 302 हत्या का मुकदमा, इन कर्मचारियों को जेल भेजना और साथ ही साथ सेवा मुक्त कर देना, ये 3 काम 24 घंटे के अंदर पहले ही हो जाना चाहिए। आप लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। यह भी बताया गया पुलिस के हवाले से कि जी खबर थी कि कुछ शरारती तत्व छिपे हो सकते हैं, इसलिए होटलों में दबिश दी जा रही थी और पहचान पत्र खंगाले जा रहे थे, मांगे जा रहे थे। इन 3 व्यक्ति जो 512 नंबर कमरे में कृष्णा पैलेस के रुके हुए थे, उनके पास, एक के पास यानी कि मनीष गुप्ता के पास पहचान पत्र नहीं था, वो भागने लगा और भागते हुए सीढ़ियों से गिर गया, मौत हो गई। यह भी बताया गया पुलिस के द्वारा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, क्योंकि मैंने इस तरीके की दबिशें दी हैं और इस तरीके की सूचनाएं पुलिस थाने से लेकर जनपद तक दर्जनों के हिसाब से आती हैं। हमारे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या चेकिंग करने वाला मुझे गोली मार देगा? मैं अगर होटल में हूं, मैंने अपनी पीआईसी दी, पहले पीआईसी देते तब रूम में चेक इन होते हैं, और अगर चेक होटल क्लर्क से छूट गई तो क्या मुझे गोली मार दी जाएगी? ये बिल्कुल अविश्वसनीय और अस्वीकार्य जो तर्क दिए जा रहे हैं, और इसको मानना, जो तर्क दिए गए हैं वो तो बेबुनियाद है ही। इन तर्क के आधार पर कह देना कि सीढ़ी से गिर गए, वरिष्ठ स्तर से हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम इस लचर तर्क को बिल्कुल स्वीकार न करके ऐसी कार्रवाई करते जो कि ऐतिहासिक बनती। क्योंकि औलाद अगर नालायक होती है तो बाप बुढ़ापे में रिक्शा खींचता है। यही इन नालायकों ने किया कि अपने एसएसपी, अपने डीएम, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शर्मिंदा न करते हुए, और शर्मिंदा करने के साथ साथ सबकी विभाग की छवि धूमिल की है। मैं उम्मीद करता था कि ऐसे नाकाराओं को पहले ही दौर में ऐसी हंटर की चोट पड़ती चाहिए कानूनी, कि दोबारा कोई दुस्साहस न करता। लेकिन ये उदार दृष्टिकोण क्यों दिखाया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, आपने कहा डीएम, एसएसपी, बाकी अधिकारियों की छवि ये धूमिल कर रहे हैं, नालायक, जो शब्द इस्तेमाल किया इन 6 पुलिसकर्मियों के लिए। वर्दी को और एक मिनट विक्रम सिंह, जो डीएम विजय करण हैं, एसएसपी विपिन ताडा हैं, जो ये वीडियो सामने आया है और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग रोक दी गई, उन्हें समझ में आया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें डीएम कहते हैं सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, मुकदमे से कुछ हासिल नहीं होगा, एफआईआर के पीछे क्यों पड़े हुए हो। एसएसपी विपिन ताडा कहते हैं अरे भाई, पुलिस वालों की तो मनीष से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो ऐसा क्यों करेंगे। तो ये किसकी छवि धूमिल कर रहे हैं? ये मैंने जब ये कौन सा इंसाफ दिला रहे हैं? ये कौन सा डीएम एसएसपी का कर्तव्य निभा रहे हैं? संदीप जी, ये पूरे विभाग की, पूरी वर्दी की छवि इन्होंने धूमिल की। जब मैं डीएम एसएसपी कह रहा हूं वो केवल सांकेतिक रूप में, और जो डीएम एसएसपी ने किया है संदीप जी, मैं स्पष्ट शब्दों कहता हूं, अवांछनीय है, अनुचित है, इल्लीगल है, नहीं होना चाहिए। डीएम एसएसपी को समझौता नहीं, पंचायत नहीं, जो कानून विधि सम्मत कार्रवाई है, कस्टोडियल डेथ में 302 का मुकदमा, कस्टोडियंस ऑफ लॉ कह रहे हैं। अरे क्या मिलेगा, अदालत में जाकर सालों चक्कर काटते रहोगे। डीएम इज अ कस्टोडियन ऑफ द लॉ, ही इज द बिगेस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। सर्वथा अनुचित नहीं होना चाहिए था, और इसका कोई तर्क नहीं है, इसके बारे में कोई सफाई हो भी नहीं सकती है। यह अक्षम्य था,
कार्रवाई पूरी होनी चाहिए थी। तीनों कार्रवाई जो मैं कह रहा हूं, नंबर 1 डिसमिसल, जेल भेजना और निलंबन, ये तीनों साथ साथ हो जाने चाहिए थे। ये कह देना कि ये बाद में बहाल हो जाए, क्योंकि ये भी मैंने सुना, जो ये वीडियो आया है, ये बाद में बहाल हो जाए। अगर बहाल हो जाते हैं 100 बार बहाल हो, लेकिन पहले हमको, हमारा जो फर्ज है कि अब विभाग कुर्बानी मांग रहा है, इन 6 दोषी कर्मचारियों की कुर्बानी इनको तुरंत उसी वक्त दे देनी चाहिए थी। क्यों नहीं दी? इतना उदार दृष्टिकोण क्यों दिखाया गया? ये चीज नहीं, ये शक्ति छोटे अधिकारियों पर ही क्यों? बिना किसी शय के वो ये काम कर सकते हैं, इसे अंजाम दे सकते हैं क्या? हमेशा छोटे अधिकारियों की छोटी मछली की बात होती है इस देश में। ये बिल्कुल गलत है। जो जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है, जो इस वक्त आपने जो क्लिप दिखाई है, उसमें डीएम और एसएसपी उतने ही दोषी हैं जितने कि ये 6 कर्मचारी। अगर लीपापोती का कार्य हो रहा है, लीपापोती करना डीएम एसएसपी का काम नहीं है। डीएम एसएसपी का काम कानून और विधि संबद्ध जो कार्य है उस तरीके से, उस रूपरेखा से करना चाहिए। डीएम एसएसपी ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य हैं। इनके ऊपर सरकार और इस गरीब देश की गरीब जनता ने बड़ा निवेश किया है। ये उम्मीद की जाती है कम से कम आप बिल्कुल तपे हुए सोने की तरह खड़े होंगे और आप पीड़ित का साथ देंगे, मुजरिमों का साथ नहीं देंगे। राकेश त्रिपाठी, आप ताल ठोकते हैं, कानून व्यवस्था सख्त है, अपराधी भयभीत हैं, ठोक दो। यहां तो आम आदमी को ठोक दिया। देखिए संदीप जी, मैं स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वास्तविकता में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, बावजूद इसकी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं वो ही प्रिवेल करेंगी। इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिजनों की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिजनों ने जो अपेक्षा की है कि इस पूरे मुकदमे का ट्रायल कानपुर में होना चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो, एफआईआर दर्ज हो, उनकी निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई हो, जो भी पीड़ित पक्ष ने अपेक्षाएं की हैं, हम उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। नहीं, संवेदनाएं अच्छा है, मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं जाहिर की, आदेश दे दिए, कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल ठीक है, आगे उसे भी हम ट्रैक करेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी, मूल सवाल तो ये है, ये नौबत क्यों आई? ये किसी के भी घर में हो सकता था, आपके घर में, मेरे घर में, सुप्रिया या उदयवीर या डॉक्टर संजय निषाद के घर में। वो क्षति कभी पूरी हो पाएगी? नौबत कैसे आई और क्यों आई? क्या इसमें नहीं जाने की जरूरत? मैं बिल्कुल जाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल संदीप जी इस बात से सहमत हूं कि आज हमारे कोई भी मुआवजा राशि, हमारी कोई भी नौकरी आज मरहूम स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी को वापस नहीं ला सकते हैं। मीनाक्षी गुप्ता जी के जख्मों पर हम मरहम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके जख्मों को भर नहीं सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिया संस्कृति में किस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप में, प्रशासनिक कार्रवाइयों में किस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है, इसकी पृष्ठभूमि कहां से लिखी गई है, ये सारी बातें किसी से छुपी है क्या? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की भर्तियां होती रही हैं? मैं राजनीतिक बयानबाजियों में नहीं जाना चाहता, मैं कोई दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता। लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि आज किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग वहां लाल टोपी लगा करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे? पीड़ित के परिजनों की ओर से कहा गया, मीनाक्षी गुप्ता जी की ओर से कहना पड़ा हाथ जोड़ करके कि समाजवादी पार्टी के लोग अभी गलत कर रहे हैं। आप जाकर के वहां अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आप उनका दुख कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? हम इस पूरे मामले पर पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम मानते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस न्याय को सुनिश्चित कराने के लिए पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो अक्षरशः उसी तरह से लागू होगा। किसी प्रकार की कोई पुलिस, या लापरवाही नहीं, प्रशासन, हमारी कानून व्यवस्था सख्त है, उसके चलते ये पुलिस वाले मस्त हो गए हैं क्या कि ठोक दो तो ठोक देंगे, किसी को भी ठोक देंगे? लाइसेंस टू किल मिल गया है क्या पुलिस को? उसकी आप ताल ठोकते हैं कि हाँ, तो घबराते हैं, डरते हैं अपराधी। आम आदमी के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। देखिए संदीप जी, पुलिस कर्मियों को कोई ठोक दे या पुलिसकर्मी किसी को बेवजह ठोक दे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी ने खाकी वर्दी पहन ली है या खादी वर्दी पहन ली है तो वो विधि से ऊपर हो जाएगा, कानून से ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें ये भी याद है कि पिछली सरकार में किस प्रकार से खाकी वर्दी पहने हुए लोगों को अपराधी ठोक दिया करते थे, हमने ये भी देखा है। और आज हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से खाकी वर्दी को छूट मिली है तो उसने आज उत्तर प्रदेश के 150 खूंखार अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह घटना बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और इस घटना में जिन्होंने भी आपराधिक कृत्य किया है, अगर उन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है तो उसकी आड़ में वो छुप जाएंगे, वो बच जाएंगे। डीएमएसएसपी बता रहे हैं अदालतों के चक्कर क्यों काट रहे हो, सालों लग जाएंगे। अरे भाई पुलिस वालों की कोई दुश्मनी थोड़ा थी, ये डीएमएसएसपी कह रहे हैं। आपके चैनल पर दिखाए गए इस वीडियो के आधार पर मुझे भी, मैं ये बात को बहुत आपत्तिजनक मानता हूं कि डीएम और एसपी बहुत सीनियर अधिकारी होते हैं। अगर वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं और ये वीडियो वायरल वीडियो है, ये प्रमाणित होता है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी जवाबदेही जरूर फिक्स की जाएगी, क्योंकि उनकी ये प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। और अगर किसी प्रकार की लीपापोती करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है तो वो भी जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं होंगे। और ये पहला मामला नहीं है जो आप देखिए हो जाती है, गलती हो जाती है। मैं यहां पर एक बात का तिल का ताड़ बनाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन 25 मार्च एटा का वो वाकया ध्यान होगा। एक दिव्यांग ढाबा चलाता था, पुलिस वालों से पैसे मांग लिए, अगले दिन 11 लोगों को उठाकर ले गई पुलिस, उसका ढाबा तोड़ दिया, फर्जी मुठभेड़ कर दी गई। फिर आगरा जनपद के बेसई जगनेर थाना प्रभारी जगदंबिका सिंह का वो स्टिंग तो ध्यान होगा ना आपको। थाना का चार्ज पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, हत्या कर सकता हूं, पैसे दे सकता हूं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता हूं। आज के समय में मीडिया की पहुंच इतनी बढ़ गई है, इसके बावजूद एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी पुलिस दुनिया की सबसे ताकतवर पुलिस है, जो चाहे वो कर सकती है, देखा होगा ना। उसी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह क्या कहते हैं, इन आरोपों से एक मिनट, मैं शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए फर्जी एनकाउंटर तक करने को तैयार हूं। बदमाश को पकड़कर गुप्त जगह रखा जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, समय आने पर उसे मार दूंगा। नशे में धुत नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, एक पुलिस दरोगा जिम ट्रेनर को गोली मार देता है। मथुरा में एनकाउंटर में 8 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। कितनी लंबी फेहरिस्त है, और वाकई सुनवाऊं। संदीप जी, मैं फिर इस बात को निवेदन के साथ कहूंगा कि कुछ उदाहरणों से, कुछ अपवादों के आधार पर पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल नहीं गिराया जा सकता है और पूरी पुलिस फोर्स को हत्यारा या अपराधी नहीं कहा जा सकता है। मैं पूरी पुलिस बल को कह नहीं रहा हूं, लेकिन ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और जो डीएमएसएसपी कह रहे थे इसी वीडियो में कि अरे ये फिर बहाल हो जाएंगे, तो मतलब एक खौफ है कि 5-6 महीने पुलिस लाइन ट्रांसफर हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। बोलिए। आपने जितने भी मामले गिनाए, हर मामले में हमने प्रभावी कार्रवाई की है। मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं लखनऊ में किस प्रकार से विवेक तिवारी की हत्या करने का अपराध कुछ खाकी वर्दीधारियों ने किया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी बर्खास्तगी भी सुनिश्चित कराई और उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा है। हम कतई किसी भी स्थिति में खाकी वर्दी पहनने वालों को संरक्षण दे देंगे, ऐसा नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए हम किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसने खादी पहनी हो या खाकी पहनी हो, अपराध किया है तो दंड का भुगतान करना ही पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील है। उन्होंने तुरंत इसलिए कल ही निर्देश जारी कर दिए थे कि इसमें 302 की एफआईआर दर्ज की जाए, और 302 की एफआईआर भी दर्ज की गई, तुरंत निलंबित भी किया गया। जो विक्रम सिंह जी ने एक बात कही कि उनकी बर्खास्तगी तुरंत होनी चाहिए, मैं इस बात को बहुत विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब तुरंत बर्खास्तगी की जाती है तो ऐसे लोगों को कोर्ट से राहत मिल जाती है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम इनकी बर्खास्तगी जरूर सुनिश्चित कराएंगे। अगर ये दोषी मिलते हैं, बर्खास्तगी से बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, लेकिन कानून की विधि की जो धाराएं हैं उनका पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए करेंगे तो उनके लिए हम ट्रैक करेंगे, उसको हम लगातार ट्रैक करेंगे। लेकिन उदयवीर सिंह, किसी के घर में मौत होती है, जवान मौत हुई है, आपके कार्यकर्ता ये मौत का जश्न मना रहे थे, चुनावी जश्न मना रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, चुनावी रैली कर रहे थे आप, किसी के घर में मौत हुई। देखिए किसी के घर में मौत हुई है तो हम तो अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं करते। कल मनीष गुप्ता जी की पत्नी ने अखिलेश जी को बाकायदा ट्वीट किया, उनको टैग करते हुए कि हमको न्याय चाहिए। तो अखिलेश जी ने निर्णय लिया कि वो सुबह उनके घर जाए। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने बुलाया, तब अखिलेश जी गए।
मैं किसी आम कार्यकर्ता जो की कितनी समझ है उसकी बात पे इस बात की पूरे केस की गंभीरता खत्म नहीं करना चाहता। हम तभी गए, मदद तो हम गोरखपुर से कर रहे थे, गोरखपुर में भी रात में पूरी पार्टी उनके साथ थी। आप जितने भी वीडियो ऑडियो आए उनको ले जाके, वरना रात में ही सारे सबूत खत्म कर दिए जाते। और अखिलेश जी गए। लेकिन मैं इस विषय में 2-3 बातें जो आपने कही हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी बोलिए ना। देखिए, आपने कहा डीएम एसएसपी लीपापोती कर रहे थे, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि एडीजी एलओ ने लखनऊ बैठ के पहले कह दिया कि ये आई कार्ड ढूंढ रहे थे, वो पुलिस भागते भागते गिर गया। और ये एडीजी एलओ ने सिर्फ इस केस में नहीं कहा, जब हाथरस का केस हुआ तो इसी एडीजी एलओ ने, प्रशांत कुमार ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, जांच पूरी होने से पहले। अभी बड़ा ज्ञान बता रहे थे, राकेश त्रिपाठी की सस्पेंड कर देते हैं, विधिक कार्रवाई बाद में करते हैं। हाई कोर्ट जब पीछे पड़ा रहा, लगातार कार्रवाई करता रहा, तब भी हाथरस के अधिकारियों को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं हुई थी। महीनों 3-3, 4-4 बार हाई कोर्ट में पूरे सरकार के वकील लगे उन्हें बचाने के लिए। अगर मुख्यमंत्री का संरक्षण नहीं है तो एडीजी एलओ को सबसे पहले हाथरस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। डीएमएसपी पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिससे बात कर रहा है वो मृतक के परिजन हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। जब उनका परिवार का चला गया, आपको अभी भी उनकी बात पे विश्वास नहीं है। और सवाल यह है कि एक ही कमरे को क्यों जांच चेक किया गया? क्योंकि वहां एक सिंडिकेट चल रहा है जो बाहर के व्यापारियों की ट्रैक करता है, पुलिस को सूचित करता है, उनको दबिश देके कमरे चेक किए जाते हैं। किसी के पास अनअकाउंटेड मनी मिलता है तो वो बाकायदा वसूल कर, उसमें हिस्सेदारी कर इनकम टैक्स का डर दिखा के वसूल लिया जाता है। इन्होंने सवाल कर दिया, झगड़ा यही था। तो सवाल यह है कि पुलिस ने मारा, अधिकारी इसलिए संरक्षण दे रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का पार्ट है। और वहां का एसएसपी जो बंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बागपत के सांसद का दामाद है, राजनीतिक संरक्षण भी है। एडीजी एलओ खिलाफ बयान दे रहा है, मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई इनमें से नहीं कर रहे और हाथरस में भी नहीं की। आज बड़ी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, बड़ा चिल्ला रहे हैं। उदयवीर सिंह एसएसपी की बात कर रहे हैं, डीएम की। आपके राज में तो एसएसपी चोरी हुई भैंसों को ढूंढते फिर रहे थे, अपराधियों को तो ढूंढते नहीं थे। यहां तो बुलडोजर चलाती है योगी सरकार। अरे भाई, मैं कह रहा हूं किसी की हत्या तो नहीं कर रहा था, किसी का भैंस ढूंढ रहा था। संदीप जी, अगर आप भैंस ढूंढने की तुलना किसी की हत्या करने से करेंगे तो मुझे लग रहा है, मैं इससे अगली बात पे और जाना चाहता हूं, शायद बात डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं पहले कैसे भर्तियां हुई। अरे 4 साल से सरकार में हो, गलत भर्ती हुई, जांच करो, चिन्हित करो। हमारी पार्टी का कोई है तो उसे आरोपित दोषी ठहरा के उसको जेल में डालो। 4.5 साल से क्या कर रहे हो? जब अगला चुनाव लड़ने जा रहे हो तब भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे ये विपक्ष में हो। किसी इशू को ट्रिविलाइज करना, पिछली सरकारों पे आरोप लगाना। अब तो 4.5 साल से आप हो, आप सरकार में हो, तो अगर गलत भर्ती हुई किसी ने की तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? कितने दिन तक झूठ बोला जाएगा एक ही बात का? और संदीप जी, इसको जोड़ने की कोशिश करिए। पहले झांसी का ऑडियो वायरल हुआ पुलिस का कि इनकाउंटर से बचना है तो कप्तान साहब को मैनेज कर लो। उसके बाद आगरा का ऑडियो, पुलिस ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि सुपारी लेके हत्या कर सकते हैं किसी की भी जिसकी करनी हो। क्या इनकी जांच कराई? रख दे सामने। और मैंने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी, एक स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, एसीएस होम के ऊपर, अग्निश अवस्थी के ऊपर केंद्र सरकार ने कहा है कि बिकरू कांड में अपराधियों से साठगांठ। आप ये नहीं मानते कि अपराधी भयभीत है, अपराध कम हुआ है, एनकाउंटर करती है पुलिस, सख्त कार्रवाई करती है? अपराध का बोलबाला था आपके 2012 से 2017 के राज में। नहीं, मैं बता रहा हूं कैसा एनकाउंटर करती है पुलिस। उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने मार दिया गवाहों को। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हुई, किसी बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नोएडा में जितेंद्र यादव की हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। आजमगढ़ में चानू सोनकर की हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, इसी तरह के वसूली के मामले में यादव बना दिया। महोबा में इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हुई और हत्या होने के बाद आज तक वो एसएसपी फरार है। ये निर्लज्ज सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब यहां पर आंकड़ों का खेल होने लगा है। पर डॉक्टर संजय निषाद, मुझे ये बताइए, यूपी में सरकार कहती है अपराधी भयभीत हैं, गैंगस्टर भयभीत हैं, आम आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है? तो चौधरी साहब ये कहूंगा कि गोरखपुर एक विजयनाथ और गोरखनाथ की पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि को कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी बदनाम कर रहे हैं, उसे धब्बा लगा रहे हैं। मैं तो शासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ से और आवश्यकता पड़ी तो मैं ऊपर भी बताऊंगा कि ऐसे सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि नजदीक में चुनाव है। खाकी का जो भी दाग होता है वो सरकार पर लगता है, सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। तो वो गोरखपुर एक ऐसी पवित्र भूमि है, वहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और इस तरीके से अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने के बाद अगर FIR होता और वो अधिकारी पीडीओ में उन्हें मैनेज करते हैं जहां न्याय देना चाहिए, तो ऐसे तत्काल तुरंत SDM, DM को और SP को और सारे जितने भी हों और जांच करके खत्म करना चाहिए और आगे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो ऐसा न हो। मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं, यहां पर गंभीर आरोप लग रहे हैं ना। DGP रह चुके हैं विक्रम सिंह, आप उनको जानते हैं, वो कह रहे हैं ये तो रिश्वत के पैसों की बंदर बांट के चलते ये हत्या की गई। उन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया है। उदयवीर सिंह भी ये कह रहे हैं कि वो उस होटल में इस तरह के वाकये पहले से होते रहे हैं, जानकारी दे दी जाती है, पुलिस दबिश करती है, अनअकाउंटेड फॉर पैसा मिल जाए। और यहां पर ADG लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि नहीं, हमें जानकारी ये थी कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, हम तो ID की पहचान कर रहे थे और भागते हुए मनीष गुप्ता गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, चोट लग गई। तो ये तो लीपापोती ऊपर से नीचे तक चल रही है। फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। होगी जांच का विषय है, मैं तो जांच मांगूंगा, जांच होकर तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक जो अंग्रेजों के बनाए हुए जो ऐसे क्रूर कानून है, इतना पुलिस को छूट नहीं मिलना चाहिए जितना मिला हुआ है। मैं तो इसीलिए हमेशा उठाता रहा हूँ कि अंग्रेजों के बनाए हुए ढेर सारे काले कानून अब बदलना चाहिए जो मानवता के आधार पर हो। एक कानून बनना चाहिए। आज हमें सड़क से सदन तक अवसर मिला है, जब हम सदन में आएंगे तो जरूर इस आवाज उठाएंगे कि ऐसे सारे जो अधिकारी जो समाज की सेवा के लिए लगाए गए हैं, उनके एक साइको टेस्ट होनी चाहिए कि वो समाज के प्रति कितना गंभीर है, तब जाके उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। नहीं तो अब से जो भी अधिकारी ऊपर से शय मिले तो ये काम और बढ़ता है ना, कहीं ना कहीं शय का मामला भी है ना। डॉक्टर संजय निषाद, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, परंपरा पड़ी हुई है लंबी पिछली सरकारों से और मैं उसका भुगतान हूँ 2015 में, 7 जून 2015 में कैसे अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं और कैसे अपनी छवि को बचाने के लिए जो देते हैं। मैं भी 302 का फर्जी केस में मुलजिम हूँ। कम से कम 10,000 लोगों के सामने पुलिस ने गोली मारी थी। मेरे भाई को पॉलीथीन में घिरा के लेके गए थे, मैं खोजता रहा, अस्पतालों में मिला नहीं। फर्जी रात में पता चला कि हमारे लोग पकड़े गए, 302 मुलजिम बना दिया, हमें बना दिया। तो ऐसे अधिकारियों पर इसीलिए मैं लोकतंत्र नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने डॉक्टर संजय निषाद एक बार FIR जो दर्ज होती है ना, प्राथमिकी जो दर्ज होती है उत्तर प्रदेश में, उनको खंगाला था। उसमें क्या पाया, ये 21 मौतों का मामला था और 20 FIR उन्होंने देखी। 12 FIR में लिखा गया कि जी जानकारी मिली, टिप मिली, मोटरसाइकिल पर बदमाश सवार थे, उनका पीछा किया गया, वो फिसल गए, गिरे, उसके बाद हम पर उन्होंने गोलियां दागनी शुरू की। 11 FIR में पुलिस लिखती है सिखलाए गए तरीके से हमने काम किया। 18 FIR में कहते हैं कि पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय दिया। 16 FIR में कहा गया जान की परवाह किए बिना यह कार्रवाई की गई। 12 FIR में रात या तड़के एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इन चीजों का भी संज्ञान लेना होगा ना जब सख्त कानून की ताल ठोकी जाए। निश्चित रूप से मैं 22 साल एक थाना था उसके सामने मैं अपनी क्लिनिक चलाता रहा और कैसे इनके
स्क्रिप्ट हैं, पिछली सरकारों से परंपरा चली आ रही है। एक उनकी स्क्रिप्ट है, जैसे सिनेमा में चलता है उसी सिनेमा में ये लोग लिख देते हैं और जैसे चाहते हैं पेपर में छाप देते हैं। जनता गंवार है, वो जान जाती है कि जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसी कानून में ढेर सारे बदलाव की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने निर्बलों को कैसे न्याय मिल सके, इसीलिए हम लोगों ने एक राजनीतिक दल का गठन किया। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। अभी आप समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। सुप्रिया श्रीनेठ, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि ये व्यवस्था ऐसी चलती आ रही है, तो भाई ये कौन सी व्यवस्था है और सरकार व्यवस्था नहीं बदलेगी क्या? सबसे पहले तो मैं घोर आपत्ति जताती हूं संजय निषाद जी के ये कहने पर कि जनता गंवार है। जनता बहुत जागरूक है। उस जनता को जानवर समझकर निरंकुश पुलिस पीटना और उनकी हत्या करना बंद करे। जो गोरखपुर में हुआ, मैं विक्रम सिंह जी की बात से 100% सहमत हूं, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरोपी सिर्फ एसएचओ या थाना अध्यक्ष नहीं है, आरोपी वो एसएसपी भी है जिन्होंने वीडियो रिलीज करके कहा कि वो गिरने से मौत हो गई। आरोपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी है जिन्होंने उसकी पुष्टि करी लखनऊ में रहकर। वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है जिन्होंने हाथरस के समय कहा था रेप हुआ ही नहीं, और जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आरोपी वो डीएम भी है जिनकी मौजूदगी में, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एफआईआर से हतोत्साहित किया जा रहा है एक 34 वर्ष की उम्र में जो मर गया पति, उसकी पत्नी को। मैं पूछना चाहती हूँ, हु डज द बक इन उत्तर प्रदेश स्टॉप विद? कौन आखिरकार कानून व्यवस्था का जिम्मेदार है? वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। और जब उनके गृह क्षेत्र में ये के समर्थक तथाकथित थे, जब उनके क्षेत्र में समर्थकों का प्रदेश में क्या हाल होगा ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस इतने निरंकुश होकर कानून इस तरह से ठोको नीति कैसे अपना सकती है? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं ठोको नीति हमारी नीति है। ये दिखाता है पुलिस प्रताड़ना को संरक्षण देने की भावना। और इसीलिए पुलिस, आपने तमामों एक फहरिस्त गिनाई की क्या क्या हुआ है। फिर से जो कानपुर के व्यापारी के साथ गोरखपुर में हुआ है, और क्या उसके साथ किया गया, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, 10 लाख का मुआवजा दे दिया जाएगा। आप 4 साल के उस बच्चे के पिता को वापस ला पाइएगा? आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें किनके कशगशस है और किस तरह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ब्लीडिंग से? आपने पढ़ा है वो सब? और आप यहाँ पर आकर हमें बताएंगे कि गलती होगी उसके खिलाफ सजा होगी। क्यों नहीं एसएसपी को बर्खास्त किया गया है? क्यों नहीं डीएम को बर्खास्त किया गया? क्योंकि एसएसपी बीजेपी के एमपी के दामाद है, सत्यपाल सिंह जी के। ये क्या किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? इस पर कोई सवाल नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, आप सरकार पर आरोप जब लगाती हैं सुप्रिया कि रस्म अदायगी की जा रही है, जिसकी जान चली गई, क्या वो वापस आएगा? आप भी तो रस्म अदायगी करती हैं। हाथरस में पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाती है, यहां पर ट्वीट होने लगते हैं, फॉलो अप कितना करते हैं? बस संवेदनाएं दिखा दी, चुनावी मौसम है, थोड़ा सा और जोशो खरोश समाजवादी ने ज्यादा दिखा दिया, थोड़ा आपने कम दिखाया। वोट पर निगाहें होती हैं या आम आदमी के दुख दर्द को साझा बांटना चाहते हैं आप लोग? मैं आपके इन शब्दों का कि जोश खरोश दिखाने का भी निंदा करती हूं, और इसलिए निंदा करती हूं, एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और मृत्यु नहीं, उसकी हत्या पुलिस ने करी है, वर्दीधारियों ने। जिसको रक्षक समझते हैं वही भक्षक बन बैठा। और जब ऐसा होता है तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? हम मुंह में भाजपा की तरह दही जमाए बैठे रहे, सत्ता की लोलुपता में कुछ ना बोले, आंखों में चश्मा लगा लें? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सवाल करेंगे, जैसे हमने हाथरस में किया, जैसे हमने लखीमपुर में किया, जैसे हमने उन्नाव में किया, जैसे हमने हरदोई में किया, जैसे हमने शाहजहांपुर में किया, और उसी के बाद कार्रवाई हुई। अगर कुलदीप सिंह सेंगर के साथ विपक्ष ने आवाज और प्रियंका गांधी ने आवाज ना उठाई होती तो वो आज दोषी होकर जेल के पीछे सजा ना काट रहे होते। असलियत यह है कि जब विपक्ष खड़ा होकर बोलता है तो उसको जोश खरोश कह देना शायद पत्रकारिता के लिए ठीक होगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं, मैं जोश खरोश में शब्दों का चयन सोच समझ कर करता हूं सुप्रिया। जोशो खरोश में कह रहा हूं जिस तरह की नारेबाजी समाजवादी पार्टी वाले कर रहे थे, मैंने उस संदर्भ में कहा। मेरा यह मानना है कि जहां पर मृत्यु होती है माहौल बड़ा संजीदा होता है। एक छोटा 4 साल का बच्चा है जिसने अपने पिता को जीवन पर्यंत खो दिया है, शायद वहां पर संजीदगी को रहते हुए इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए।
बहुत इनडिसिप्लिन लौट रहता है, ऐसे नारे लगाता है, लेकिन जनता को जिस तरह से ये निरंकुश पुलिस, और उसके बाद जाके गोरखपुर के होटल में सारे तथ्य बता दिए गए, खून से तर एक आदमी, उसका एक खून की बूंद नहीं मिलती है गोरखपुर के होटल में। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, ये सिर्फ लूट खसोट का मामला था, किसी तरह से पैसे आ जाने का मामला था, पिटाई ज्यादा हो गई व्यक्ति की, उसके सर पे कंकशन आए, उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद एसएसपी और डीएम द्वारा भी जो लीपापोती की गई, अभी तक 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। क्यों नहीं हुई है भाई, ये मैं पूछना चाहती हूँ। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, डीएम एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो बयान दे देते हैं कि नहीं जी दबिश करने गए थे, आईडी देख रहे थे, उस बयान को कैसे देखेंगे? देखिए संदीप जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई भी घटनाक्रम कहीं घटता है, कोई भी आपराधिक घटना कहीं घटती है, तो उस पूरे मसले पर जो प्राथमिक तथ्य उपस्थित हों, उन प्राथमिक तथ्यों को मीडिया के सामने बताएं ताकि वो जनता के बीच में जा जैसे हाथरस में कह दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। प्राथमिक तथ्यों को रखने में कई बार प्राथमिक तथ्य, देखिए मैं संदीप जी इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, प्राथमिक तथ्य जो मीडिया को ब्रीफ किए हैं वही जांच रिपोर्ट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो बातें तात्कालिक तौर पर संज्ञान में होती है, के बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जानकारी सार्वजनिक करने की क्या जरूरत? ये कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? देखिए ये तो नहीं, ये तो समझ चुकी मीडिया के सवाल होते हैं, इसलिए मीडिया के सवालों के जवाब में देना जरूरी है। जिन सवालों के जवाब नहीं देने होते नहीं देता प्रशासन होता है, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो संदीप जी तो भी सवाल खड़े होते हैं कि इस पर प्रशासन जवाब क्यों नहीं दे रहा है, प्रशासन इस सवालों से भाग क्यों रहा है। मैं मानता हूं विक्रम सिंह, इस बात को मैं सहमत हूं। प्राथमिक जानकारी के आधार पर ऐसे बयान देना कितना सही है? बिल्कुल गलत है। प्राथमिक जानकारी के बिना या अपूर्ण जानकारी के बिना अधकचरे बयान देना, असंयत बयान देना गैर जिम्मेदाराना होने के साथ साथ कर्तव्य के प्रति उदासीनता में शामिल होता है, नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल विक्रम सिंह जी, सख्त होना चाहिए प्रशासन, बिल्कुल होना चाहिए, भयभीत होने चाहिए अपराधी, या तो वो सुधर जाएं या छोड़कर भाग जाएं, बिल्कुल होना चाहिए ये। लेकिन आम आदमी भी भयभीत हो तो फिर दिक्कत का सबब है। संदीप जी, यही सख्ती का पर्याय होता है कि आम आदमी को मालूम भी नहीं पड़े कि पुलिस है। आम आदमी के मन में जब थाने के सामने से गुजरे, समझे मंदिर के सामने से गुजर रहा है, और जब बदमाश गुजरे थाने के सामने के, समझे कि ये अब शमशान यात्रा यहीं से शुरू होगी। अगर हम दोनों को एक ही तराजू पे तौल देंगे तो पुलिसिंग नहीं, वो फिर सरासर अत्याचार है। आम आदमी पुलिस को अपना मित्र समझे और बदमाश शत्रु समझे, तब और यही जिम्मेदारी है हमारी व्यवस्था की, हमारी सरकारों की, कि थाने को मंदिर समझे आम आदमी और शमशान समझे, कब्रिस्तान समझे अपराधी। वो लाने की जरूरत है, ये नहीं कि आम आदमी परेशान हो, वो भयभीत हो जाए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।